हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, बट मैं इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ट्रस्ट मी, आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट रहे, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी जहाँ पे मैंने कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी अपलोड किए हैं। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए मलिक ट्यूटोरियल, आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। नाउ जितना भी आउटपुट होता है उसके लिए हमारे पास इनपुट का होना ज़रूरी है, बिकॉज कोई भी आउटपुट विदाउट इनपुट नहीं होगा। हमारे पास जो कॉमन इनपुट्स हैं वो है लैंड, लेबर एंड कैपिटल। एज ए प्रोड्यूसर आप हमेशा इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे कि कितनी लेबर और कितने कैपिटल आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल और 5 यूनिट्स ऑफ लेबर आपको ज़रूरत है अगर आप चाहते हो कि एक कमोडिटी को आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक, तो इस रिलेशनशिप को जो फिजिकल इनपुट्स यानी कि 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड फिजिकल आउटपुट जो कि 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी है, इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो प्रोडक्शन फंक्शन स्टडी करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, वैल्यू की प्रोडक्शन फंक्शन में कोई भी बात नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स की बात होती है। और इसकी जो हमारे पास इक्वेशन है वो यहाँ पे लिखी है मैंने, QX इज इक्वल टू एफ ऑफ L इंटू के। हमारे पास जो Q है वो फिजिकल आउटपुट है और L हमारे पास फिजिकल इनपुट है, यानी कि वेरिएबल फैक्टर है, लेबर मैंने लिया है, और के हमारे पास क्या डिनोट करता है, फिजिकल इनपुट ऑफ अ कैपिटल, यानी कि जो हमारे पास फिक्स फैक्टर है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आप फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं। नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनसे हम चीजें प्रोड्यूस करते हैं उनको हम दो ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। एक हो गया फिक्स फैक्टर और दूसरा हो गया वेरिएबल फैक्टर्स। नाउ फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं? फिक्स फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी एप्लीकेबिलिटी चेंज नहीं होती है विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। यानी कि जो फिक्स फैक्टर होते हैं उनको हम यूज करते हैं, उनको हम इम्प्लांट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं जबकि आउटपुट हमारे पास एक्चुअली जीरो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन, जब आप मशीन को इंस्टॉल करते हो तो उस वक्त आपके पास आउटपुट जीरो होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो फिक्स फैक्टर हैं वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, लेट अस अज्यूम दैट एक मशीन प्रोड्यूस कर सकती है 1000 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X। ओके, इट मीन्स दैट फॉर एनी चेंज इन आउटपुट रेंजिंग 0 to 1000 यूनिट्स, तो कोई भी चेंज आउटपुट में 0 से लेके 1000 के बीच में इनपुट ऑफ मशीन रिमेन कांस्टेंट। जो मशीन है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगी। ओके, नाउ एज कंपेयर टू वेरिएबल फैक्टर्स, तो वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर होते हैं जिनकी एप्लीकेबिलिटी, जिनकी एप्लीकेशन चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, यानी कि जो डिपेंडेंट है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पे। जैसे लेबर इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल। यू नीड मोर लेबर टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेबर चाहिए अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को प्रोड्यूस करो। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जब ये एज्यूम करोगे कि आपके पास जो अदर थिंग्स हैं यानी कि जो फिक्स फैक्टर है वो कांस्टेंट रहेंगे, तो हमने क्या समझा, जो फिक्स फैक्टर है वो डिपेंड नहीं करते हैं वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पे, उनकी एप्लीकेबिलिटी हमेशा रहती है। ओके, उसके बाद जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पे। इसकी बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है जैसे लॉकडाउन में। लॉकडाउन में आपने देखा कि बहुत सारे फैक्ट्री वालों ने जो मजदूर हैं, जो लेबरर हैं, उनको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? बिकॉज उनके पास वहां पे प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने लेबरर्स को निकाल दिया। तो वहां पे जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनकी एप्लीकेबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन मशीनें जो हैं, जो फिक्स फैक्टर है वो वहीं के वहीं हैं, वो कोई भी कहीं भी चेंज नहीं हुई।
हाँ बंद है बट वही अवेलेबल है, उनको किसी फैक्ट्री वाले ने नहीं निकाल दिया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। नाउ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? शॉर्ट रन बहुत ही कम टाइम होता है जिसमें प्रोडक्शन को अगर हम चाहें इंक्रीज करना तो सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, सिर्फ हम इंक्रीज कर सकते हैं वेरिएबल फैक्टर्स को। जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसमें जो फिक्स फैक्टर होता है वो कांस्टेंट रहते हैं। जैसे अगर हम एक प्लांट को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में। जो शॉर्ट रन होता है वो बहुत ही कम टाइम होता है जिसके अंदर जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है प्लांट उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करना तो हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को यानी कि लेबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, सो हमारे पास जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो काफ़ी शॉर्ट पीरियड होता है। इसमें जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो फिक्स रहती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी डिपेंड करती है फिक्स फैक्टर्स पे। तो जब मशीन जो है वो फिक्स होगा, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी एक फैक्ट्री की वो फिक्स रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है, मैंने जो इक्वेशन लिखी है QX इज इक्वल टू एफ ऑफ L इंटू के, जो कि प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन है, जहाँ पे हमारे पास QX आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी है, L डिनोट करता है लेबरर को और K डिनोट करता है फिक्स फैक्टर को। ये याद रखिएगा, यहाँ पे K कैपिटल है बट कैपिटल यहाँ पे फिक्स फैक्टर है। अब देखिए, पहले हमारे पास प्रोडक्शन होती थी 40 यूनिट्स, जब हम यूज करते थे 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। उसके बाद हमारी जो प्रोडक्शन है वो अब इंक्रीज हो गई, वो 45 यूनिट्स हो गई। तो इस वक्त हमने क्या किया, जो हम पहले 5 यूनिट्स लेबर इस्तेमाल करते थे अब हम कर यूज करने लगे 6 यूनिट्स ऑफ लेबर। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू टू इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर्स हमारे पास जो प्रोडक्शन वो इंक्रीज हो गई और यहाँ पे जो हमारे पास फिक्स फैक्टर है वो कांस्टेंट रहा, वो 4 का 4 ही रहा। यहाँ पे मैंने इसको डायग्रामेटिकली समझाया है। अगर आप चाहते हो प्रोडक्शन को इंक्रीज करना तो आप जो है लेबर को इंक्रीज कर सकते थे। पहले हम L1 लेबर इस्तेमाल कर सकते हैं, अब उसके बाद L2, उसके बाद L3 एंड सो ऑन। जो हमारे पास फिक्स फैक्टर है दैट इज K वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगी। तो ये हमारे पास है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन जो है वो काफी लंबा टाइम होता है जिसमें फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता है। इनके अंदर जो डिफरेंस होता है वो खत्म हो जाता है। जितने भी फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, जो शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर्स होते थे, अब वो लॉन्ग रन में जो शॉर्ट रन में जो फिक्स फैक्टर होते थे वो सारे के सारे अब क्या हो गए हैं, वो वेरिएबल फैक्टर्स हो गए। चाहे आप मशीन की बात करो चाहे आप लेबरर्स की बात करो। जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है ये काफ़ी लंबा टाइम होता है जहाँ पे आप जो आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है प्लांट उसको चेंज कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, जो फिक्स फैक्टर है ड्यूरिंग द शॉर्ट रन टाइम, जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में फिक्स फैक्टर होते थे मशीन्स, वो अब क्या हो गई है, वेरिएबल फैक्टर्स। आपने सिंपल याद रखना है कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा लंबा टाइम होता है जहां पे फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता है। और अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करें तो हम दोनों को इंक्रीज करेंगे, यानी फिक्स फैक्टर को भी और वेरिएबल फैक्टर्स को भी। जैसे यहाँ पे मैंने किया है, यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी है QX इज इक्वल टू एफ ऑफ L इंटू K डैश। यहाँ पे मैंने K डैश क्यों लिखा, बिकॉज K डैश डिनोट करता है जो कैपिटल है वो भी वेरिएबल फैक्टर है। यहाँ पे मैं इसको K से डिनोट नहीं करूंगा बिकॉज जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है वहां पे मैंने K डिनोट किया था फिक्स फैक्टर के लिए और वो था कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास पहले प्रोडक्शन होती थी 40 यूनिट्स और मैं लेबर यूज करता था 5 लेबरर्स और 4 कैपिटल्स। उसके बाद मैंने इंक्रीज कर दी, जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई 80 यूनिट्स। लेकिन इस वक्त हमारे पास 10 लेबरर्स और 8 जो मशीन्स हैं जो कैपिटल वो यूज हो रहे हैं। सो बोथ लेबरर्स एज वेल एज कैपिटल जो है वो वेरिएबल फैक्टर्स है। आउटपुट इंक्रीज हो रहा है बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ बोथ फैक्टर्स, यानी कि फिक्स फैक्टर भी और वेरिएबल फैक्टर भी। ओके, इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन फैक्टर रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है यहाँ पे जो फैक्टर रेशियो, ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, जो फैक्टर रेशियो है ये कांस्टेंट रहती है। जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है वहाँ पे जो फैक्टर रेशियो है कांस्टेंट नहीं रहती है। फैक्टर रेशियो का मतलब है कि जो फिक्स फैक्टर है, जो मशीन है, उसके साथ आप कितने वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है वहाँ पे फिक्स रहता है फैक्टर। जैसे आपके पास एक लैंड है
तो आपने एक मजदूर उसके ऊपर काम करने के लिए लगाया, ठीक है, तो हो गई उसकी रेशो 1:1। ओके, उसके बाद आपने 2 मजदूर लगाए तो 2:1, फिर 3:1। तो जो रेशो है वो चेंज होती है, लेकिन जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है यहाँ पे ये चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमने क्या करा, 5 लेबरर्स जो है लगाए 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, सॉरी 4 यूनिट ऑफ कैपिटल के साथ। उसके बाद जब प्रोडक्शन इंक्रीज हुई तो उस केस में हमारे पास 10 यूनिट्स लेबर थे और 8 यूनिट्स मशीन्स थी, ठीक है, कैपिटल्स थे। तो जो रेशो है वो ओवरऑल सेम रहेगी। तो आपने याद रखना है कि जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है वहां पे जो रेशो है, जो फैक्टर रेशो है वो कांस्टेंट रहती है। इसको मैंने डायग्रामेटिकली समझाया है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमारे पास कैपिटल K1 थे और लेबर L1 थी, इससे हम प्रोडक्शन करते थे। फिर अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करें तो हमने क्या किया, जो लेबर है, सॉरी जो कैपिटल है उसको K2 कर दिया और जो लेबर है उसको L2 कर दिया, यानी दोनों के दोनों को इंक्रीज कर दिया। जो हमारे पास वाई एक्सिस पे था कैपिटल उसको भी इंक्रीज किया, जो एक्स एक्सिस पे लेबर उनको भी इंक्रीज किया। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में फिक्स फैक्टर एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर चेंज होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके बीच में अब डिफरेंस क्या है। देखिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जहां पे फैक्टर रेशो चेंज होता है, ओके, और जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है इसमें जो है फैक्टर रेशो चेंज नहीं होता है। अगर हम चाहते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में आउटपुट को इंक्रीज करना तो हमें सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करना है, उनको इंक्रीज करना है। बट लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में दोनों इंक्रीज हो सकते हैं, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। स्केल ऑफ आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ जो स्केल ऑफ आउटपुट है वो रिलेटेड होता है फिक्स फैक्टर के साथ, ठीक है, एक मशीन के साथ कि कितनी स्केल ऑफ आउटपुट हो सकती है, ठीक है, कितना भी लेवल ऑफ आउटपुट हो, लेकिन जो स्केल ऑफ आउटपुट है वो फिक्स रहती है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में। क्यों रहती है फिक्स? बिकॉज हमने एज्यूम किया है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है वहां पे जो कैपिटल फैक्टर्स हैं, जो फिक्स फैक्टर है वो कांस्टेंट रहते हैं। और जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है यहाँ पे स्केल ऑफ आउटपुट क्या होती है, चेंज होती है, बिकॉज हम फिक्स फैक्टर को भी वेरिएबल फैक्टर्स बना देते हैं। उसके बाद शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टडीड विद रेफरेंस टू रिटर्न टू फैक्टर। जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है इसको हम स्टडी करते हैं एज ए रिटर्न टू फैक्टर। अब हम इसको रिटर्न टू फैक्टर क्यों कहते हैं? बिकॉज अगर हम चाहते हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करना तो हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज सिर्फ होगी जब हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करने का मतलब यह हुआ कि उन फैक्टर्स को कितना रिटर्न मिल रहा है, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं रिटर्न टू फैक्टर। इसी तरह से जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है यहां पे हम स्टडी करते हैं विद रेफरेंस टू रिटर्न टू स्केल, बिकॉज यहां पे स्केल चेंज हो जाती है, फिक्स फैक्टर चेंज हो जाता है। पहले एक मशीन थी अब 2 मशीनें हो गई, इसका मतलब स्केल चेंज हो गई, इसलिए उस जो स्केल चेंज हो गई उस पर कितना रिटर्न मिला, इसलिए हम यहां पे स्टडी करते हैं रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, और ये हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन में। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टोटल प्रोडक्ट होता क्या है। टोटल प्रोडक्ट होता है सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उस सारे का सम टोटल, वो जो आउटपुट वो प्रोड्यूस किसने किया, बाय वेरिएबल फैक्टर्स विद सम कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर। क्योंकि हम शॉर्ट रन के बारे में पढ़ रहे हैं और शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर फिक्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ओके। सो हम ये पढ़ेंगे जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, सम टोटल ऑफ आउटपुट, जितना भी प्रोडक्शन हुई किसने वो प्रोड्यूस किया, वेरिएबल फैक्टर्स ने, along with some constant amount of fixed factor used in the process of production. Let us consider, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जो L है इसको हम कंसिडर करेंगे वेरिएबल फैक्टर, मींस लेबरर को हम कंसिडर करेंगे वेरिएबल फैक्टर्स, और K कैपिटल को हम कंसिडर करेंगे फिक्स फैक्टर, ठीक है। और लेट अस एज्यूम दैट कि हमारे पास जो फिक्स फैक्टर है वो कांस्टेंट है और हम यूज कर रहे हैं एक जो फिक्स फैक्टर के साथ 6 यूनिट ऑफ लेबर, और हमारे पास जो प्रोडक्शन हो रही है वो 10 यूनिट्स हो रही है। फिर जो जो हम वेरिएबल फैक्टर्स को यानी कि लेबर्स को इंक्रीज करते जाएंगे हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती जाएगी। पहले 10 थी, फिर 12, फिर 15, फिर 12, फिर 10 एंड 6 यूनिट्स इंक्रीज हो गई। जो जो हमने क्या किया, वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। सो इन दिस केस हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या आएगी, इन तमाम को हमने क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। तो हमने जब इन सबको ऐड किया हमारे पास आ गया 65 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। तो इन दिस केस हम ये कह सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तमाम जो वेरिएबल फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट विद द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फिक्स
फैक्टर। ओके, तो दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। नाउ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड विद फिक्स फैक्टर। जब हम एक एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को यूज करते हैं विद फिक्स फैक्टर, उससे जो हमारे पास प्रोडक्शन निकलती है, जब हम एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर को एक फिक्स फैक्टर के साथ, एक मशीन के साथ लगाएंगे, तो उस केस में जो हमारे पास एडिशनल प्रोडक्शन आएगी उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, इफ आउटपुट इंक्रीजेस फ्रॉम 40 टू 45 यूनिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले आउटपुट था 40, अब वो इंक्रीज होके 45 यूनिट्स हो गया। व्हेन द इनपुट ऑफ लेबर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 टू 6 यूनिट। जब हमने क्या किया, पहले हम 5 लेबरर्स का इस्तेमाल करते थे, अब हमने 5 से 6 कर दिया। ठीक है, तो जो हमने एक एडिशनल लेबरर लगाया, ठीक है, तो उस वजह से हमारे पास जो इंक्रीज हो गई उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन के साथ किया हुआ है, पहले हम 5 लेबरर्स इस्तेमाल करते थे, हमारे पास प्रोडक्शन होती थी 40। ठीक है, उसके बाद हमने एडिशनल यूनिट किया तो हमारे पास होगी 45। सो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 5 यूनिट्स। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। इसको मैंने यहाँ पे इक्वेशन में लिखा है, इसका फार्मूला होता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट्स। ठीक है, तो वो आएगी टोटल प्रोडक्ट ऑफ n जो हमारे पास एट प्रेजेंट है, माइनस जो हमारे पास पहले था। n-1 का मतलब जो पहले होता था जब हमने लेबर नहीं लगाया था, जो हमने एडिशनल वेरिएबल फैक्टर को लगाया है, उससे पहले जो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन थी उसको हमने माइनस करनी है। सिंपल आप याद रखो, नए में से पुराने को माइनस करो। ठीक है, नए में से पुराने को माइनस करोगे तो हमारे पास आएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। उसके बाद by adding up marginal product of all units of variable factor we will get total product। आपके पास जितने भी मार्जिनल प्रोडक्ट आएंगे जब आप एडिशनल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को लगाओगे, तो उस केस में जब उन सारे को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट के दो तरीके हो गए कैलकुलेट करने के लिए। एक तो यह है कि जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आपके पास आए उन सबको प्लस करो, या आप यहां से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उन सबको आप कैलकुलेट करके कर सकते हो, वहां से भी आपका टोटल प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज प्रोडक्ट। ना एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट, इसको हम डिनोट करते हैं एपी के साथ, इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगा कि जो एवरेज प्रोडक्ट होता है वो होता है कि पर लेबर कितनी प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, इसका फार्मूला हमारे पास है टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय लेबरर। जैसे लेट अस सपोज दैट हमारे पास टोटल प्रोडक्शन हो रही है 40 और हमारे पास जो लेबरर है वो इस्तेमाल हो रहे हैं 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पर लेबरर 8 यूनिट, एक लेबरर जो है वो 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, और जो 5 लेबरर है वो कितना प्रोड्यूस करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे 40 यूनिट्स। ठीक है, सो एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू द फिजिकल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि पर यूनिट हर एक वेरिएबल फैक्टर कितनी प्रोडक्शन कर रहा है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको हम कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनकी कैलकुलेशन। जो टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट है, इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, 100% आपको समझ आ जाएगा। नाउ देखिए, हमारे पास यूनिट्स ऑफ लेबर है, हमने ये एज्यूम किया है जो फिक्स फैक्टर है वो फिक्स है, जो हमारे पास कैपिटल है वो फिक्स फैक्टर है। ठीक, उसकी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे लेबरस 1 से 7 तक लगाए हैं। ठीक है, हमारे पास जब हमने 1 यूनिट ऑफ लेबर लगाया था हमारे पास टोटल प्रोडक्ट था 50। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था 90। मैं इस वक्त ये एज्यूम कर रहा है कि आपके जो एग्जाम है वहाँ पे क्वेश्चन में आपको टोटल प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, 50, 90, 20 और ये सारा जो है हो रहा है। ओके, अब हमें बोला गया है आप कैलकुलेट करिएगा एवरेज प्रोडक्ट। तो आपने कैसे करना है, जो आपके पास टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको आप डिवाइड करिए नंबर ऑफ लेबर के साथ। तो 50 डिवाइडेड बाई 1, तो 50 डिवाइडेड बाई 1 50 आएगा। ओके, उसके बाद जब आपके पास टोटल प्रोडक्शन 90 हो गई तो आपने कैलकुलेट करना है, तो लेबर कितने हैं, 2 हैं, सो 90 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ आ गया। ओके, इसी तरह से 120 डिवाइडेड बाई 3 तो यहाँ आ गया, 140 डिवाइडेड बाई 4 यहाँ आ गया, 150 डिवाइडेड बाई 5 तो यहाँ आ गया, इसी तरह से 150 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अगर आपको बोला गया है कि आप मार्जिनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट कीजिएगा तो आपने कैसे करना है, सबसे पहले जो आपके पास अवेलेबल था टोटल प्रोडक्ट और जो आपके पास पीछे था, ठीक है, अब 50 से पीछे कुछ था ही नहीं, 0 प्रोडक्शन हो रही थी, इसका मतलब ये हो गया 50 माइनस 0। ओके, सो 50।
उसके बाद एट प्रेजेंट में अब क्या हो रहा है, अब आपने जब 2 लेबरर्स लगाए तो आपके पास थी 90, सो 90 माइनस 50, 90 माइनस 50, तो जो एवरेज प्रोडक्ट है वो 40 है। ओके गाइस, उसके बाद 120 माइनस 90 तो 30, उसके बाद 40 माइनस 120, ठीक है, यहाँ पे आ गया। इस तरह से 50 माइनस 140, यहाँ पे 50 माइनस 50 तो 0, उसके बाद 147 माइनस 150 तो -3। ठीक, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव भी होता है। ये क्यों होता है इसको मैं आगे अभी डिटेल में बताऊंगा। ये तो हो गया एक चीज़। अब एग्जाम में हो सकता है आपको जो गिवन है वो आपको मार्जिनल प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, तो आपने कैलकुलेट करना है टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे यहाँ पे आपने क्या है 50 है तो पहले को आप 50 लिखोगे, ठीक है, फिर आपने क्या करना है प्लस करना है, तो इन दोनों को आपने प्लस किया, 50 प्लस 40 तो 90 हो गया। इसी तरह से इसको फिर प्लस करोगे, 90 प्लस 30 तो 120, फिर 120 प्लस 20 तो 140, ठीक है, यानी कि जो सारे हैं यहाँ तक इनको प्लस करो, फिर नीचे फिर और प्लस हो जाओ। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे 6 टर्म के लिए किया है, मार्जिनल प्रोडक्ट से कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, तो एट 6 टर्म के लिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ओके, तो देखिए सबमिशन ऑफ ऑल 6 टर्म, तो 6 तक हमारे पास जितने भी हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट है उन सबको प्लस करो, तो यहाँ से यहाँ तक हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 150। तो जो 6 टर्म के लिए टोटल प्रोडक्ट है, जब हम 6 लेबर लगाएंगे हमारे पास आएगा 150। ठीक, इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एवरेज प्रोडक्ट दिया है, आपने बताना, बताइए जी टोटल प्रोडक्ट कितना है, तो आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है लेबर के साथ। जैसे आपके पास 50 है गिवन, आपके पास गिवन होगा कि एवरेज प्रोडक्ट आपके पास 50 है, आपने क्या करना है लेबर से मल्टीप्लाई। ठीक, तो 50 इंटू 1 हो गया हमारे पास 50, इस तरह 45 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया 90। जैसे मैंने 6 टर्म के लिए यहाँ पे किया है, ठीक है, तो 6 टर्म के लिए आ गया 6 मल्टीप्लाई बाई 25, तो यहाँ पे मैंने किया है तो ये आ गया 150। ठीक है, कोई सी भी आपको प्रोडक्ट, कोई सा भी प्रोडक्ट आपको दिया हो आप उससे बाकी प्रोडक्ट निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको बताया है, अगर फिर भी आपको कहीं पे भी कोई डाउट है डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मुझे पूछ सकते हो। नो, अब यह प्रॉब्लम आपके लिए है, इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, और आपने बताना है जो मेरे पास 4th टर्म है यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितना आया, एवरेज प्रोडक्ट कितना आया, उसका कमेंट करिएगा, मैं आपको चेक करूंगा आपका ठीक है या गलत है। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या हम जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। नाउ जब हम जो इनपुट्स हैं, जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, उनको हम इंक्रीज करते हैं और जो फिक्स फैक्टर है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं, तो जो प्रोपोर्शन उनके बीच में होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ली है, सपोज देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैंने 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए हैं, एक लैंड लिया है और दूसरा लेबर लिया है। ठीक है, यहाँ पे जो लैंड है वो फिक्स फैक्टर है और जो लेबर है वो वेरिएबल फैक्टर है। और सपोज आपके पास 2 हेक्टर्स लैंड है और उस 2 हेक्टर्स लैंड में आप टोमेटो ग्रो कर रहे हैं और वहां पे आपने एक मजदूर लगाया है, 1 लेबर लगाया है, तो अकॉर्डिंगली उस वक्त प्रोपोर्शन कितना होगा 1:2, यानी कि एक लेबर 2 हेक्टर जमीन पे काम कर रहा है, 1:2। फिर आपने क्या किया, इफ द यूनिट ऑफ लेबर आर इंक्रीज, अगर आपने एक लेबर से आप 2 लेबर कर दिए, यूनिट आपने इंक्रीज कर दिया, तो उस केस में जो न्यू प्रोपोर्शन होगी वो होगी 2:2, यानी कि 2 लेबर 2 हेक्टर जमीन पे काम कर रहे हैं। तो जब ये प्रोपोर्शन चेंज होता है तो उसके चेंज होने की वजह से जो टोटल आउटपुट होता है वो भी चेंज होता है, और वो कैसे चेंज होता है उसको डिफाइन करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स इज कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब हम ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे फिक्स फैक्टर के साथ, यानी कि जब हम ज्यादा से ज्यादा लेबर, स्टार्टिंग में इनिशियली की बात हो रही है, ज्यादा से ज्यादा लेबर, फॉर एग्जांपल लैंड की बात करें हम, तो लैंड के ऊपर लगाएंगे, उनको मजदूरी के लिए बोलेंगे, तो हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, यानी कि एडिशनल प्रोडक्ट, जितने ज्यादा मजदूर उतनी ज्यादा प्रोडक्शन, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इनिशियली क्या होगा, राइज होगा, इंक्रीज होगा। इसको हम कहते हैं इंप्लाइंग टोटल आउटपुट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट डिक्लाइनिंग, जब वो डिक्रीज होगा।
अब जब हम जो फिक्स फैक्टर है वो कांस्टेंट है, जो वेरिएबल फैक्टर है हम ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर लगा रहे हैं तो ज़मीन तो उतनी ही है, जो एडिशनल हम लेबर लगाएंगे एक सिचुएशन आएगी कि वो जो एडिशनल लेबर हम लगाएंगे उनसे कम फायदा मिलेगा, ठीक है, कम प्रोडक्शन होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगा एट डिमिनिशिंग रेट। इसकी मैं आगे भी एग्जांपल दूंगा, आप इसको पहले यहाँ पे समझिएगा, फिर आपको मैं एग्जांपल के ऊपर भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि जब हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा या इवन नेगेटिव भी हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? जैसे आप बहुत सारे लेबरर 2 हेक्टर्स लैंड पे आप लगा रहे हो, तो वहां पे सिर्फ बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी, काम कोई भी नहीं करेगा। ओके, तो उस केस में आपके पास जो एडिशनल प्रोडक्शन होनी थी वो होगी नहीं, बल्कि नेगेटिव हो जाएगा, आपका घाटा हो जाएगा। तो ये कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको हम आगे टेबल में और डायग्रामेटिकली समझेंगे, फिर आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। मैंने यहाँ पे इसको टेबल में किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लैंड है वो फिक्स है, 1 यूनिट ऑफ लैंड आपके पास अवेलेबल है। आपने क्या किया, आपने एक लेबर उसके ऊपर लगाया और आपके पास जो टोटल प्रोडक्शन है वो 2 हुई, ठीक है। तो पहले आपके पास टोटल प्रोडक्शन 0 थी, अब 2 हो गई, इसका मतलब 2 - 0 दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट आपके पास 2 हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, लैंड वही है, बिल्कुल फिक्स है, 2 लेबर्स आपने लगाए, तो आपके पास जो टोटल प्रोडक्शन है वो 5 हो गई, ठीक है। सो 5 - 2 दैट इज 3। ओके, तो आपके पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो गया, पहले 2 था अब 3 हो गया। फिर आपने क्या किया, उसी लैंड के ऊपर आपने एक एडिशनल लेबर को लगाया, दैट इज 3 लेबर लगाए, तो उस केस में आपकी जो प्रोडक्शन थी वो 9 यूनिट्स हो गई। तो इस केस में हमारे पास 9 - 5, ओके, तो वो हो गया 4, यानी कि पहले मार्जिनल प्रोडक्ट 3 था, अब 4 हो गया, मतलब कि इंक्रीज कर रहा है। फिर आपके पास क्या हुआ, आपने 4 लेबर्स लगाए, तो आपकी जो टोटल प्रोडक्शन थी वो 12 हो गई, ठीक है। सो 12 - 9 3 हो गई, ठीक है। यहां पे देखिए आप, यहां पे टोटल प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रही है, बट जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो अब डिक्रीज हो रहा है। जो आपने एडिशनल लेबर लगाया उसने आपको कंट्रीब्यूट कम किया, मतलब सिर्फ 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट अब उसने प्रोडक्शन की, ठीक है। उसके बाद आपने फिर एक्स्ट्रा लेबर लगाए, 5 लेबर लगाए, आपके पास प्रोडक्शन टोटल इंक्रीज हो गई, 14 पे हो गई, ठीक है गाइस। तो 14 - 12 कितना हो गया, 2। इस वक्त जो आपने नया लेबर लगाया उसने कंट्रीब्यूट सिर्फ 2 यूनिट्स का किया, मतलब उसने सिर्फ प्रोडक्शन 2 यूनिट्स की, और जो टोटल प्रोडक्शन हुई वो हो गई 14। उसके बाद फिर आपने इंक्रीज कर दिया लेबर, ओके, तो उस केस में आपके पास जो प्रोडक्शन है वो 15 हो गई, ठीक है। तो इस वक्त जो 15 - 14 दैट इज 1, जो आपने अब नया लेबर लगाया वो सिर्फ आपको दे रहा है 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। जो एडिशनल जो मार्जिनल आपका प्रोडक्ट था वो सिर्फ 1 यूनिट है, ओके। तो इस वक्त जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां से देखिए जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज तो हो रही है, बट एट डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है, ओके। फिर आपने एक और लेबर लगाया, तो उसने इस वक्त कुछ भी आपको कंट्रीब्यूट नहीं किया, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन आपके पास 50 रही, तो जो 15 - 15 यानी कि 0, ठीक है। फिर आप वहां पे नहीं रुके, आपने फिर और एडिशनल लेबर लगाया, तो आपके पास हो गई 14 - 15 यानी कि माइनस। अब जो नया लेबर है वो बिल्कुल बेकार बा है, वो चुप करके बैठ गया, ठीक है, उसने कोई भी काम नहीं किया, आपने सिर्फ उसको मजदूरी दी, तो इस वजह से आपके पास जो घाटा था, आपके पास कोई भी एडिशनल प्रोडक्ट नहीं बना, तो इसलिए आपके पास क्या आ गया, -1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 3 स्टेजेस बन गई। पहली स्टेज, आपने जब मजदूर लगाए तो आपके पास जो एडिशनल प्रोडक्ट था, जो एडिशनल प्रोडक्शन हो रही थी, जो मार्जिनल प्रोडक्शन हो रही थी वो इंक्रीज हो रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, ये होगी पहली स्टेज, ओके। उसके बाद आपने एडिशन करते लेबर्स को, ठीक है। तो आपके पास इस वक्त जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिमिनिश हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 4 से लेके 0 तक, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। ये हो गई हमारे पास दूसरी स्टेज। इसके बाद आप फिर भी नहीं रुके, आपने एडिशनल लेबर लगाए, तो इस वक्त आप पे हो गई 0 से -1 हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट। तो नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट इंप्लाइज नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। तो ये हो गई हमारे पास तीसरी स्टेज, ठीक है। पहली स्टेज हो गई इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, सेकंड स्टेज हो गई डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, और थर्ड स्टेज हो गई नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। अब हम इसको डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं। तो देखिए डायग्रामेटिकली कैसे पढ़ेंगे। पहले स्टेज थी जब आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट जो इंक्रीज हो रहा था, यहां से इंक्रीज हो रहा था ई तक, ठीक है। तो उस केस में आपके पास जो प्रोडक्शन हो रही थी, जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहा था एट एन इंक्रीजिंग रेट, यानी कि काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा था, बिल्कुल ऊपर के लिए आ रही थी करो। फिर क्या हो गया, एक स्टेज आ गई कि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है डिक्रीज होना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे कि 4 3 2 1, ठीक है। तो
नीचे की तरफ होने लगा 0 तक, तो आपका जो है टोटल प्रोडक्ट वो इंक्रीज तो कर रही है लेकिन अब नीचे के लिए आ रही है, थोड़ी सी नीचे के लिए आ रही है करो, ठीक है, यानी कि डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो गई। ये हो गया हमारे पास सेकंड स्टेज। फिर तीसरी स्टेज हो गई आपके पास कि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव में चला गया। जब ये नेगेटिव में चला गया फिर आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज करनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो हमारे पास 3 स्टेज आ गई। जो मार्जिनल प्रोडक्ट था, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न और फिर नेगेटिव रिटर्न। तो हमारे पास 3 डिफरेंट स्टेजेस होती है, एग्जाम में पूछी जाती है। पहली हो गई इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न, फिर नेगेटिव रिटर्न। इसको मैंने यहाँ पे भी डिटेल में लिखा है। और यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जाती है कि जो ये पॉइंट है के पॉइंट, जहाँ पे पहले बिल्कुल इंक्रीज कर रही थी, पहले स्टेज पे बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था, फिर यहाँ से इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन एट डिमिनिशिंग रेट, फिर कम कम इंक्रीज होने लगा। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है उस केस में टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एजम्पशन ऑफ दिस लॉ। ये लॉ किन एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है? अगर हम ये एजम्पशन नहीं लेंगे तो ये लॉ फिर एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा। फर्स्ट है रेशो इन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज। जिस रेशो में हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करते हैं वो चेंज होता रहेगा। जैसे पहले 2 मशीनें थी और 1 लेबर काम कर रहा था, दैट इज 1:2। फिर 2 लेबर हमने कर दिए तो 2:2, ठीक है। जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है वहां पे ये चेंज होता रहेगा। ओके, ये हमारे पास होगी फर्स्ट एजम्पशन। सेकंड एजम्पशन की बात करेंगे हम, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजेनियस आर इक्वली एफिशिएंट। नाउ जो हम वेरिएबल फैक्टर्स लगा रहे हैं, जो हम लेबर्स लगा रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? इक्वली एफिशिएंट। हम ये एज्यूम करते हैं कि वो सारे इक्वली एफिशिएंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा एफिशिएंट होगा कोई कम एफिशिएंट होगा, ऐसा हम नहीं एज्यूम करते, बल्कि सारे के सारे क्या होंगे? एफिशिएंट होंगे इक्वली। और लास्ट है हमारे पास स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। हम ये एज्यूम करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो फिक्स रहेगी, वरना अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो हमारा जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब काजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। किस वजह से हमारे पास पहले इनिशियली जो है जो रिटर्न है वो इंक्रीज हो जाता है, इसके हम कुछ पढ़ेंगे वजूहात। पहला हमारे पास है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। नाउ जब पहले इनिशियली जो हमारे पास पहले स्टेज होती है उस केस में जो फिक्स फैक्टर होते हैं वो फुली यूटिलाइज नहीं होते। इसलिए जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाते हैं, जो हमारे पास फिक्स फैक्टर होते हैं, जो हमारे पास मशीन होती है वो फुली यूटिलाइज हो जाती है, ठीक है। तो जितना हम ज़्यादा लेबर लगाएंगे वो मशीन जो फिक्स फैक्टर होता है वो और ज़्यादा यूटिलाइज हो जाता है। इसलिए हमारे पास इनिशियली जो है जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। सेकंड ये चीज़ है कि डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि बहुत सारे हमारे पास लेबर होते हैं और हर एक लेबर एक पर्टिकुलर काम करता है और वो जो बार बार उस काम को करेगा तो वो उस काम पे क्या होगा? एफिशिएंट हो जाएगा, वो उस काम को बहुत जल्दी करेगा। जब हमारे पास बहुत सारे लेबर होंगे तो हर लेबर एक ही काम करेगा, उस वजह से उस पर्टिकुलर काम में वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, वो ज़्यादा क्विकली करेगा, तो उस वजह से भी हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड इसका काज है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। तो सो लॉन्ग एज फिक्स फैक्टर रिमेन अंडर यूटिलाइज, जब तक जो फिक्स फैक्टर है वो अंडर यूटिलाइज है, ठीक है, तो तब तक जो है जब हम उन लेबरर्स को यानी कि वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते रहेंगे, जो उनके बीच में जो फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर्स है उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है, बेटर हो जाएगा। इस वजह से भी जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काजेस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। अब क्या काजेस हैं जिनसे हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाते हैं। पहला हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फिक्सिटी ऑफ फैक्टर। नाउ हम जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स रखते हैं, ठीक है। एक मशीन की एक लिमिटेड जो उसके अंदर कैपेसिटी होती है प्रोडक्शन करने की, या एक लैंड की बात करोगे तो उसकी एक फिक्स कैपेसिटी होती है प्रोडक्शन की कि इसके ऊपर कितना मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है, ठीक है। अब हम उसके ऊपर लेबर इंक्रीज करते रहेंगे तो उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी, वो अपनी लिमिट पे पहुंच जाएगी। तो उस वजह से हम उससे ज़्यादा जब हम लेबर लगाएंगे तो जो हमारे पास आउटपुट है वो डिक्रीज करेगा। उसके बाद इम्परफेक्ट परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी। नाउ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं और फिक्स फैक्टर हैं, ये आपस में परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब आप वेरिएबल फैक्टर्स को कैपिटल की जगह, मशीन की जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो।
आप एक लेबरर को मशीन की जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ये आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से भी आप जब ज़्यादा से ज़्यादा लेबरर लगाओगे, जो काम मशीन का था वो एक लेबरर करने लगेगा, तो उस वजह से आपके पास जो आउटपुट है वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारे पास है पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। नाउ पहली स्टेज तक तो बेटर कोऑर्डिनेशन था फैक्टर्स और लेबरर्स में, लेकिन जब आप उनको एक्स्ट्रा यूज करोगे, एक्स्ट्रा लेबरर एक मशीन के ऊपर लगाओगे, तो उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो कम रहेगा, बिकॉज आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो वेरिएबल फैक्टर्स है उनको आप लगाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को लगाओगे, जो एक मशीन है उसके वो जो बहुत सारे वियर एंड टीयर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इवेंचुअली वो डिस्टर्ब आया रहेगा, उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन था लेबर एंड मशीन के बीच में वो खराब रहेगा, ठीक है, पुअर रहेगा। इस वजह से भी जो रिटर्न है, जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होगी। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आप शेप्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड देयर रिलेशनशिप। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से डेफिनेटली 110% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। नाउ सबसे पहले हमने टेबल कंस्ट्रक्ट किया, जैसे मैंने पीछे टेबल कंस्ट्रक्ट किया था बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी टेबल कंस्ट्रक्ट किया हमने। जो लैंड है इसको मैंने फिक्स फैक्टर लिया है, ठीक है, और जो लेबरर्स हैं इनको मैंने जो है वेरिएबल फैक्टर्स लिया है। 0 से लेके 8 तक मैंने लेबरर्स को एम्प्लॉय किया है, ओके। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि टोटल प्रोडक्ट पहले देखिए, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे था, पहले 0 था, तो मार्जिनल प्रोडक्ट डैश, मतलब कुछ भी नहीं, हम कह सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था, ओके। उसके बाद टोटल प्रोडक्शन 6 हो गई, तो 6 - 0 हमारे पास ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन थी वो 20 हो गई, ओके। उसके बाद हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो हो गया 6 - 20, तो हो गया 14। इसी तरह से अब 48 हो गया, सो 48 - 20, ठीक है, तो हमारे पास हो गया 28। उसके बाद फिर इंक्रीज हो गई टोटल प्रोडक्शन, हो गया 72, सो 72 - 48 हमारे पास आ गया 24। इसी तरह से आगे चलता रहेगा। और फिर हम टोटल एवरेज प्रोडक्ट को भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ से निकाल सकते हो 6/1 6, फिर 20/2, बिकॉज हम डिवाइड करते हैं टोटल प्रोडक्शन को लेबर के साथ, तो हमारे पास निकलती है एवरेज प्रोडक्ट 6। इसी तरह से 48 / 3 हमारे पास 16 आएगा, 72 / 4 इसी तरह से हमारे पास नीचे आता रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये होगा टेबल। अब हम इसी टेबल के बेस पे डायग्राम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। नाउ देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एवरेज टोटल प्रोडक्ट को देखेंगे। हमारे पास पहली स्टेज थी, यहाँ पे हमारे पास टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जब हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट था, जैसा कि हमने लॉ ऑफ वेरिएबल रिटर्न में जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वहाँ पे पढ़ा, बिल्कुल सेम वही हम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे, ठीक है। पहली स्टेज थी जब हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा था, जो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा था 3 यूनिट्स तक, ठीक है, ये देखिए 3 यूनिट्स तक इंक्रीज कर रहा था। हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हो रही थी, ऊपर की तरफ आ रही थी, ठीक है। फिर एक स्टेज आ गई जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज तो हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट, ठीक। फिर हमारे पास एक स्टेज आ गई जब हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट 0 था, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो ये आर यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया है, ये हमारे पास मैक्सिमम टोटल प्रोडक्शन है। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0 टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, इसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। उसके बाद जब मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो गई, जो टोटल प्रोडक्शन है वो डिक्रीज करनी स्टार्ट हो गई, ओके। इसी तरह से हम एवरेज प्रोडक्ट की लाइन को भी बनाते हैं। ये हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट की लाइन है, आपके पास पीछे गिवन डाटा है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एवरेज की गिवन डाटा है, पहले 6 था, फिर 10, फिर 16, फिर 18। इसी बेस पे हम इस लाइन को ड्रा करते हैं, ठीक है। देखिए पहले हमारे पास यहाँ से था 6, यहाँ पे मैंने लिया है 6, यहाँ पे मैंने लिया है, फिर हमारे पास 10 हो गया, तो ये वाला पॉइंट। फिर अब इसको बढ़ाओ 20, ठीक है, नहीं सॉरी 20 नहीं है बल्कि 18 है, ठीक है, 18, फिर 16, 18 के बाद फिर 16 होना स्टार्ट हो गया, ओके। तो इसको करो, यहाँ पे ये मैक्सिमम हो गया 18, सॉरी ये यहाँ पे है 18, सॉरी ये वाला है 18। तो उसके बाद जो ये ए पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम हो गई 18 यूनिट्स प्रोडक्शन हो गई, फिर ये थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो ये हमारे पास होगी एवरेज प्रोडक्ट की फिगर। अब हम इन फिगर्स, इन शेप्स के डिफरेंस पे, इन शेप्स की ऑब्जर्वेशन लेके हम इनके बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे, जो हमारे पास करो से इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। नाउ देखिए सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे टोटल प्रोडक्ट करो को और मार्जिनल प्रोडक्ट करो को। जब हमारे पास
मार्जिनल प्रोडक्ट करो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो टोटल प्रोडक्शन करो है ये भी इंक्रीज हो रही है एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, जो टोटल प्रोडक्शन है ये किस रेट पे इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे या डिक्रीजिंग। आपने क्या लिखना है, इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होगी जब हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट करो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो गई टिल 0 तक, तो उस केस में हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन करो है वो इंक्रीज तो हो रही है बट डिमिनिशिंग रेट पे, ठीक है। उसके बाद जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो गया, जब हम 7 यूनिट्स ऑफ लेबर इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, हमारे पास टोटल प्रोडक्शन में कोई भी एडिशन नहीं हो रहा, मतलब टोटल प्रोडक्शन बिल्कुल मैक्सिमम है एट पॉइंट आर पे, ये पॉइंट आर है। उसके बाद जब हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाती है, जो टोटल प्रोडक्शन है ये भी डिक्लाइन करती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। नाउ देखिए, हमारे पास ये एवरेज प्रोडक्ट की करो है और ये हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट की करो है। एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। यहां पे देखिए आप, इस वक्त ये करो ऊपर से जा रही है, इसका मतलब जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये ग्रेटर है यहां तक देखिए, यहां तक मार्जिनल प्रोडक्ट करो ग्रेटर है एवरेज प्रोडक्ट से, और यहां तक जो है जो एवरेज प्रोडक्ट है ये इंक्रीज हो रही है, देखिए ऊपर की तरफ जा रही है। उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीजेस व्हेन एवरेज मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट। उसके बाद ये जो पॉइंट है ए मैंने यहाँ पे लिया, इसका बाद देखिए जब हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है ये छोटी हो गई, लेस देन हो गई एवरेज प्रोडक्ट कर्व से, तो जो एवरेज प्रोडक्ट कर्व है ये भी थोड़ा नीचे की तरफ आने लगी, यानी कि डिक्रीज करने लगी। पहले ये इंक्रीज हो रही थी, इस पॉइंट के बाद अब ये भी डिक्रीज करने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट करो इसके ऊपर थी यानी कि ग्रेटर थी, तब ये भी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज कर रही थी, ठीक है। उसके बाद जब ये इससे नीचे हो गई तो अब ये भी क्या करने लगी, डिक्रीज करने लगी, ओके। उसके बाद आपने याद रखना नेक्स्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट सॉरी एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन दिस बोथ आर इक्वल। देखिए ये जो पॉइंट है ए, ठीक है, सॉरी ये जो पॉइंट है मैंने यहाँ पे लिया है, इस पॉइंट पे दोनों कर्व जो है इक्वल है, ठीक है। तो दोनों कर्व जो एवरेज प्रोडक्ट है मैक्सिमम है, यहाँ पे देखिए यहाँ तक इंक्रीज कर रही थी ये कर्व, जो एवरेज प्रोडक्ट था ये इंक्रीज कर रहा था, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हो गई, और इस पॉइंट के बाद जो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट था ये अब डिक्रीज करने लगा, ठीक है। तो हमारे आपको याद रखना है कि एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगी जब एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट, और ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, ए है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, मार्जिनल प्रोडक्ट में बी 0 और नेगेटिव बट एवरेज प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूसली भी पॉजिटिव। जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो एडिशनल प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हमारे पास 0 भी हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, सॉरी नेगेटिव भी हो सकता है, बट जो एवरेज प्रोडक्शन है ये कभी ना 0 होगी ना ही नेगेटिव होगी। अब ये क्यों नहीं होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लेबरर लगाते हो, ठीक है, तो एक लैंड के ऊपर जब आप लेबरर लगाओगे तो जब एक ऐसी स्टेज आएगी जब आपने बहुत ज़्यादा लेबरर एक फिक्स फैक्टर पे लगाए, एक लैंड पे लगाए, तो उस केस में आपके पास जो प्रोडक्शन थी वो तो होगी, प्रोडक्शन डेफिनेटली होगी, लेकिन जो एडिशनल प्रोडक्शन थी वो नहीं होगी, ठीक है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो जरूर होगी। जब कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगी तो उनको हम डिवाइड करेंगे लेबरर के साथ, ठीक है। कम होगा बट एवरेज प्रोडक्शन कभी भी 0 नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं आएगा कि आपकी लैंड पे लेबरर काम कर रहे हैं और उस पर कुछ भी नहीं निकल रहा है, आउटपुट हमेशा कुछ ना कुछ तो निकलेगा, चाहे 1 ही किलो निकले बट निकलेगा जरूर। इसलिए एवरेज प्रोडक्शन 0 नहीं होती है और ना ही नेगेटिव होती है। फ्रेंड्स, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है और एवरेज प्रोडक्ट है इसको मैंने थोड़ा ग्राफिकली भी यहाँ पे समझाया है। देखिए जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है तो उस केस में टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है एट एन इंक्रीजिंग रेट। जब मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा तो जो टोटल प्रोडक्शन है ये इंक्रीज हो रही है एट एन कांस्टेंट रेट, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है तो जो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन थी ये इंक्रीज हो रही है एट डिमिनिशिंग रेट पे, डिक्लाइनिंग रेट पे। जब हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है तो उस केस में हमारे पास टोटल प्रोडक्शन बिल्कुल मैक्सिमम है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।